भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी अपने आप को जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय के सबसे संसार में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका भी दिवाला निकल गया। 90 में से 85 सीट कांग्रेस जीत के जाए, ये अब की बार जो राज का सूखा तोड़ने का सबसे सुनहरी मौका है। और हमने खास तौर पे जो विपक्ष की भूमिका, हमने बेहतरीन भूमिका निभाई है, चाहे विधानसभा के अंदर है चाहे धरातल के अंदर है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का अंदर खाने जो पहले गठबंधन था, पर्दे के पीछे जो काम कर रहे थे, बीजेपी की जो बी टीम थी, अब पर्दे के बाहर आ गए। आदित्य जी से पूछना चाहूंगा कि जिस पार्टी की आप इतनी तारीफ किया करते थे, उस पार्टी को छोड़कर आप वहां गए हो जहां आप खुद कहा करते, लोगों के जनता के दरबार में जाके आप रोने लगे, आंसू बहाए। उनकी धर्मपत्नी अमृता जी आई थी, उसने माहौल को और ज्यादा गर्म किया। और आज मैं मानता हूं कि राजा जी के आने के बाद माहौल एक तरफा। 2,05,000 जो वोटर हैं, उनके दिलों में मेरा पोस्टल एड्रेस है। जब आज बाढ़ना ने उन्होंने नकार दिया, आप फिर इसी परिवार में आके कह रहे हो कि मेरा परिवार है। हो सकता है काम की कमी रही होगी क्योंकि वहां विपक्ष में है, पर कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर केवी सिंह ने कभी दुख में सुख में हमारा साथ दिया। मैं तो उनसे ये भी अपनी सीट बचा लें तो भी बहुत अच्छी बात है। सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 MLA, उम्मीदवार हैं 4 आपके सामने हैं, अभय, आदित्य, अर्जुन और सुनैना। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। उसका भी चेहरा आपके सामने उजागर हो चुका है। जिस तरीके से गोपाल कांडा जी का जो बयान आया है, और उस बयान पे भी उन्होंने साफ कहा कि हलोपा, BSP, INLD का हमारा गठबंधन है, और अगर हमारा ये गठबंधन जीतता है तो हम बीजेपी को समर्थन देने का काम करेंगे। और कांडा जी के मकान पे आज तक भी बीजेपी, कल तक भी, शाम तक भी बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। और सबसे बड़ी मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी अपने आप को जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय के सबसे संसार में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका भी दिवाला निकल गया। जो एक गरीब जांगड़ा परिवार को टिकट देकर और एक बहुत धनाढ्य आदमी के साथ घुटने टेक कर और उस बेचारे गरीब आदमी का वापस नामांकन भी वापस कराने का काम किया, इससे सारी इन तीनों चारों पार्टियों का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। और ये सारे मिले जुले आपस में, और कांग्रेस पार्टी जो एक खासतौर पे किसान मजदूर 36 वर्ग की पार्टी है, उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश है। तो मैं कह रहा हूं, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़े बहुमत के साथ, सवाल अकेला डवाली का नहीं है। मैं करीबन 1980 से राजनीति में, और एक दौर मैंने देखा 87 का, मेरे आदरणीय ताऊ चौधरी देवीलाल जी के साथ में था। और उसके अंदर 1987 में एक ऐसी हवा आई थी, 90 में से 85 सीटें चौधरी देवीलाल जी की पार्टी जीत के गई। और मुझे लगता है कि वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा। 90 में से 85 सीट कांग्रेस जीत के जाएगी। ये मेरे को ऐसा लोगों के हाव भाव से, चेहरे से लगता है कि एक फिर दोबारा इतिहास दोहराया जाएगा। 90 में से 85 सीट कांग्रेस। पिछले काफी समय से डबल हल्का सरकार में शामिल नहीं हो पा रहा है, क्या इस बार उम्मीद है आपको? देखिए, मैं लोगों से यही कहता हूं कि ये अब की बार जो राज का सूखा तोड़ने का सबसे सुनहरी मौका है। इससे सुनहरी मौका नहीं आ सकता, क्योंकि पिछले 20 साल से ये हल्का विपक्ष में रहा है। आज कांग्रेस का राज बन रहा है। मैंने जो पहले कहा, 90 में से 85 सीटें भी तक जीत सकती है कांग्रेस। और मैंने भी लोगों से यही अपील की है कि एक सुनहरी मौका आपके सामने, राज में हिस्से डालो, राज में भागीदारी डालो। और हमने खास तौर पे जो विपक्ष की भूमिका, हमने बेहतरीन भूमिका निभाई है, चाहे विधानसभा के अंदर है चाहे धरातल के अंदर है। और इसका जीता जागता सबूत है कि हरियाणा विधानसभा ने यहाँ स्थानीय विधायक अमित शाह को सर्वश्रेष्ठ विधायक से नवाजा था। वो तभी नवाजा जाता है कि जो विधायक है
जो धरातल पे भी ठीक काम किया और विधानसभा के अंदर भी पटल पे भी ठीक काम किया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे को 100% विश्वास है कि अमित यहाँ से बहुत भारी मतों से जीत के जाए। डॉक्टर साहब, इनेलो लगातार जोड़ तोड़ करने में लगी हुई है। पहले की बात करें तो आदित्य को जो है वो भाजपा से इनेलो में शामिल करवाया, उसके बाद कांडा का समर्थन किया, उसके बाद पवन बेनीवाल जो कि धुर विरोधी रहे हैं अभय चौटाला के, उनको अपने साथ मिला लिया। देखिए जी, पहली बात तो मैंने शुरू उससे पहले ये जहाँ कहा था, सबसे ज्यादा तो दीवार पीटा भारतीय जनता पार्टी खुद का, और उनका असली चेहरा भी सामने आ गया। और आप लोग सभी समझदार इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आपने देखो जिस तरीके से तीनों टिकटों का वितरण किया, खासतौर पे डबाड़ी, रानिया, इलाहाबाद, इससे स्पष्ट जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का अंदर खाने जो पहले गठबंधन था, पर्दे के पीछे जो काम कर रहे थे, बीजेपी की जो बी टीम थी, अब पर्दे के बाहर आ गए, पर्दे के सामने इन्होंने उजागर करने का कहा। दूसरा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लोकदल की भी कोई नीति और नीयत ठीक नहीं है। जिस शख्स के लिए मेरे अजीज अभय चौटाला ने विधानसभा के, एक होता है बाहर भाषण देना और एक विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड है कि पवन बेनीवाल के लिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल की, क्या क्या उनके बारे में कहा। आज वही पवन बेनीवाल बात साफ हो गए। दूसरी तरफ मेरे दूसरा अजीज आदित्य आज से महीने पहले ये कहा करते थे कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हुआ और खट्टर साहब से अच्छा हरियाणा में आज तक चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। इस शब्द को थोड़ा सा इन बिटवीन लाइन, आज तक, इसका मतलब उन्होंने अपने दादाजी से भी अच्छा चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब को बता दिया, चौधरी देवीलाल जी से भी ज्यादा, जिसका नाम लेके अपने नाम के पीछे आदित्य देवीलाल जी लगाते हैं और उसके नाम से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अब इस शब्द से भी, आप कैसे आज तक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, इसका मतलब वो चौधरी देवीलाल से भी बेहतर चीफ मिनिस्टर को घोषित कर दिया। आज ऐसा क्या हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी, जिनको उन्होंने बहुत एक राजनीतिक पहचान देने का काम किया, उनको जिला प्रधान बनाया, मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया, जनता के सामने बताई तो सही, जब तक कि टिकट की पूरी घोषणा ही नहीं हुई थी, टिकट का वितरण कटी नहीं थी, उससे पहले इनेलो में शामिल हो गए। और उसके बाद ये तो एक साजिश है। आप अगर देखें, 1-2 महीने पहले इन्होंने अपना एक अभियान शुरू किया था, घर घर हाजिरी, और उस पर एक स्टिकर लगाया। स्टिकर के अंदर ना तो बीजेपी का निशान है, ना किसी नेता की फोटो है, सिर्फ मेरे आदरणीय था वो चौधरी देवीलाल जी, वो खुद की। इसका मतलब बहुत पहले ही खिचड़ी पक रही थी। और दूसरा, मैं आदित्य जी से पूछना चाहूंगा कि जिस पार्टी की आप इतनी तारीफ किया करते थे, उस पार्टी को छोड़कर आप वहां गए हो जहां आप खुद कहा करते, लोगों के, जनता के दरबार में जाके आप रोने लगे, आंसू बहाए, गुहार करने लगे कि मेरे साथ अभय ने, मेरे भाई ने जाति की, मेरी जमीन पे कब्जा कर दिया। उनके बारे में क्या क्या भाषा बोली, वो वीडियो से लोगों ने अपने आप वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो कम से कम मैं आदित्य जी से पूछना चाहूंगा कि जनता के सामने अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करें। क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या था, क्या ऐसी साजिश है? तो मैं ये, ना इन पार्टियों की नीति है, ना कोई नियत है, मकसद सिर्फ एक है, कैसे ना कैसे विधानसभा में पहुंचे, सिर्फ ये है। पंजाब कांग्रेस लगातार डबली में डेरा डाले हुए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा बड़िंग भी काफी बार दौरा कर चुके हैं। कितना प्रभाव आपको लगता है कि डबल क्षेत्र में छोड़ पाएंगे? देखिए जी, राजा बड़िंग एक बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता, यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे, 3 बार बादल परिवार को हराने वाला शख्स, और आज प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, एमपी भी हैं, और उनकी लोगों में मांग है, पकड़ है। और पिछली बार भी उन्होंने इस हल्के में आके मेरी मदद की थी। जहाँ तक हमारा राजनीतिक रिश्ता है, उससे ज़्यादा मेरा पारिवारिक रिश्ता भी है। मैं उनको अपने बेटे के समान समझता हूँ, अमित को वो अपना भाई मानते हैं। तो एक राजनीतिक रूप से, एक पारिवारिक रूप से समर्थन देने आए हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है कि 2 दिन पहले उनकी धर्मपत्नी अमृता जी आई थी, उसने माहौल को और ज्यादा गर्म किया। और आज मैं मानता हूं कि राजा जी के आने के बाद माहौल एक तरफा। डॉक्टर साहब, दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार आपको निशाने पे ले रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक सवाल उनसे पूछिएगा कि डॉक्टर केवी सिंह के विधायक साहब अपना पोस्टल एड्रेस बता दें। मेरा पोस्टल एड्रेस आप खड़े हैं,
सारे पत्रकार साथी खड़े हैं, आपके मार्फत आज ही बता दीजिएगा 58P जो है ये मकान है, ये पोस्टल एड्रेस है, खड़े हो आप लोग। और मैं फिर भी आपको एक और बता रहा हूँ, मेरा पोस्टल एड्रेस सिर्फ एक जो ईंटों और पत्थरों के मकान से नहीं हुआ। मेरा पोस्टल एड्रेस 2,05,000 जो वोटर है ना, उनके दिलों में मेरी जगह है। पोस्टल एड्रेस तो उनका हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि उनके तो जगह जगह फार्म हाउस है, जगह जगह आलीशान मकान है, उनके तो पता नहीं, मेरे को तो कह तो नहीं सकता, सुनी सुनाई बातें हैं कि उनको तो कनाडा में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, दुबई में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी है। तो उनको वो बताएं ना, उनका कौन सा परमानेंट पोस्टल एड्रेस है वो बताएं। मेरे वाले पोस्टल एड्रेस को छोड़ के अपना पोस्टल एड्रेस बताएं। मैंने मेरा पोस्टल एड्रेस बता दिया। 2,05,000 जो वोटर हैं उनके दिलों में मेरा पोस्टल एड्रेस है। दिग्विजय चौटाला का आरोप है, स्पेशली विधायक अमित सिन्हा के लिए कहते हैं कि वो डबल के विधायक जरूर हैं लेकिन ससुराल के विधायक बनकर रह गए हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड ससुराल में करते हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, क्योंकि अमित के ससुर के कोई बेटा नहीं है और मैंने उसको संस्कार दिए कि जो आपका ससुर है वो भी आपके बाप के समान है। सास भी बूढ़ी है, बीमार भी रहती है, और जिस तरीके से मेरी आप सेवा करते हो, तो मैंने उसको कहा भी आपका नैतिक फर्ज बनता है, वो भी आपके माँ बाप हैं, उनकी सेवा करें, और अगर उनको जान के संभालने के लिए जाना भी गुनाह है तो उस गुनाह को मैं कबूल करता हूँ। शायद मेरे पोते में संस्कारों की कमी है, क्योंकि वो तो अपने दादे को भी नहीं संभाल रहे। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि मैंने जो अमित को संस्कार दिए हैं, मेरी भी बेटा मेरा पोता, उनकी सलाह को दूंगा कि जिस तरीके से अमित अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, आप भी अपने जो दादाजी के यहाँ थोड़ी सेवा करो, ताकि अच्छे संस्कार सीखने को। इस तरह के लांछन लगाकर लोगों के मुद्दे की बात करो, विकास की बात करो। आप ये लेखा जोखा लेके आओ ना कि जो हल्का जिसने आपको बहुत बड़ा राजनीतिक मान सम्मान किया, मेरे अजीज अजय को एमएलए बनाया, मेरी बेटी नैना को एमएलए बनाया, जब आप सत्ता में आए, जिसको आप परिवार कहा करते थे उसको छोड़ के बाढ़ड़ा और उचाना चले गए। जब आज बाढ़ड़ा ने उन्होंने नकार दिया, आप फिर इसी परिवार में आके कह रहे हो कि मेरा परिवार है। अरे जब सत्ता थी आपके पास, 11 महकमे आपके पास थे, और सबसे अच्छा एक महकमा था पंचायत का, जिसके माध्यम में आप गांव के लोगों को ग्रांट दे सकते। कभी गांव में आए नहीं, कभी बात ही नहीं आपकी सुनी। आज आप अपने सिर्फ दंबल के मार्फत जनता का आत्मा को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। 10 मुद्दे दे के गांव खरीदने चले हो। आज हालात उनकी ये हो गई है, जैसे गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली आती है सब्जी लेके, और पीछे माइक लगा होता है, पीछे आदमी बैठा होता है माइक को पकड़ के, आलू ले लो, प्याज ले लो, लहसुन ले लो। ये तो इस तरीके से आवाज देते फिर रहे हैं, मुड्डे ले लो, किट ले लो, सेविंग किट ले लो, ताश ले लो, धर्मशाला के लिए पैसे ले लो, गौशाला के लिए पैसे ले लो, पर हमें वोट देकर हमारी विधानसभा सीट पक्की कर दो। ये हालात इनकी, और हमारे पे लांछन लगाने चले। हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है। 5 साल मैंने एक वायदा किया था जनता से। आज मेरी उम्र 78 साल की है, पर मैंने जनता से पिछले चुनाव में वायदा किया था कि आप 1 वोट दोगे, 1 वोट से मैं 2 विधायक देने का काम करूंगा, और 2 विधायक देने का काम करूंगा। और मैंने लगातार, आप हल्के में आप सर्वे कीजिए, कहीं जाके, और हो सकता है काम की कमी रही होगी क्योंकि हम विपक्ष में हैं, पर कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर केवी सिंह ने कभी दुख में सुख में हमारा साथ दिया। हर वक्त हर आप शख्स का फोन उठाते हैं, काम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विपक्ष में प्रयास होता है। सरकार बनेगी तो आदेश भी चलेगा, और आने वाली सरकार बनेगी, आदेश चलेगा, जो बाकी काम है वो। डॉक्टर साहब, जो चौधरी दिग्विजय चौटाला जी, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इस बार कम से कम 25 से भी ज्यादा निर्दलीयों की जीत होगी, और क्या पता इस बार हमें हमारे सहयोग से हरियाणा की सरकार असेंबली बनेगी। मैंने पहले ही कहा ना, ये तो
अब शब्द बड़े भाई हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर ये सपने पूरे नहीं होंगे। मैं तो उनसे ये भी अपनी सीट बचा लें तो भी बहुत अच्छी बात है। और मैंने पहले ही कहा था आपसे कि 90 में से 85 सीट कांग्रेस की आ रही है, तो फिर वो 25 कहाँ से आएगी? 5 बची हैं, उन 5 में अगर उनका नंबर आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता। 5 सीटें बची हैं इसमें, और भविष्यवाणी वो कुछ भी कर सकते हैं, उसका उनका अपना आदत है भविष्यवाणी का। फिर मेरे बड़े भाई हैं, मैं जाता हूँ तो अभय सिंह जी कहते हैं कि डवाली से आदित्य को जिता दो। डॉक्टर केवी सिंह तो कह रहे हैं कि अमित जीतेगा तो एक के साथ एक विधायक आपको फ्री मिलेगा, लेकिन अगर आदित्य जीतता है तो विधायक के साथ मुख्यमंत्री अभय सिंह को लाभ मिलेगा। देखिए, अगर ऐसा कोई देश में कानून हो या कोई ऐसा प्रावधान हो कि बगैर एमएलए सरकार बनती हो, तो इनकी सरकार बन सकती है। और सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 एमएलए, उम्मीदवार हैं 4। सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 एमएलए, उम्मीदवार हैं 4। आपके सामने है अभय, आदित्य, अर्जुन और सुनैना। उम्मीदवार तो 4 हैं। अब 4 भी जीत जाए तो भी सरकार नहीं है, तो सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए। और मैं नहीं मानता, फिर वो भी अलग अलग उनका आंकलन है। यहाँ तो कह के गए कि 20 सीट जीतेंगे, अंग असेंबली आएगी, मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। इलाहाबाद में कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत आएगा, सरकार हमारी बनेगी। तो उनके खुद के बयानों में विरोधाभास है। और एक स्पष्ट मैंने कहा ना, 4 चुनावी सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी 46 एमएलए कैसे हो सकते हैं? तो आप भी बताओ। सर, कांग्रेस का कल मैनिफेस्टो जारी हुआ है, हर वर्ग को खुश करने की उसमें बात कही गई है। क्या लगता है कितना इफेक्ट रहेगा हरियाणा की राजनीति में? देखिए, ये पहली बार हुआ है। करीबन मैंने 96 में कांग्रेस में शामिल, और आज करीबन 28 साल हो गए। हर चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो आया, और ये मैनिफेस्टो मैं खास तौर पे हमारा जो प्रभारी है दीपक बावरिया की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने कमेटी बनाकर हर वर्ग से हमने निजी तौर पे संपर्क किया। अलग अलग कमेटियां बनाई, किसान के लिए अलग कमेटी, डॉक्टर्स की अलग कमेटी, शिक्षा की अलग कमेटी, व्यापार की अलग कमेटी, कर्मचारियों की अलग कमेटी, रिटायर्ड कर्मचारियों की, पूर्व सैनिकों की अलग कमेटी, हर तरह की कमेटी, जिसको कैसे एससी की, बीसी की, हर तरह की। और जो हमारे पास जनता के सुझाव आए, उन सुझावों को एक माड़ा में पिरो के हमने जनता के सामने रखा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे अच्छा इलेक्शन मैनिफेस्टो आज तक किसी पार्टी का आया नहीं, कभी भी नहीं आएगा। और इसमें देखो, हर चीज को हमने, चाहे किसान है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे, और खास तौर पे हमने दलित वर्ग का और पिछड़ा वर्ग का, क्योंकि जो हमारे किसान, दलित वर्ग, वैसे तो 36 वर्ग को हमने सम्मिलित किया, पर सबसे ज्यादा आज के दिन जो कमजोर था आर्थिक तौर पे, जैसे किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, उनका बहुत अच्छे तरीके से हमने ध्यान रखा। वो 7 गारंटी हमारी एक रिवॉल्यूशन लेके आए।